कल के क्लास में हम लोगों ने देखे थे कि कायिक जनन के बारे में चर्चा कर रहे थे। बता चुके थे कायिक जनन का मतलब होता है जब पौधों के कायिक जनन पौधों में ही देखने को मिलता है। जब पौधों के जड़ों से, तना से या पत्तियों से जब नए पौधे का निर्माण होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन जो होता है दो प्रकार का होता है। तो कुछ शॉर्ट नोट हमेशा बनाते चलिएगा जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस बात को बार बार हम बोल रहे हैं कि शॉर्ट नोट बनाते चलना है। शॉर्ट नोट बनाने चलने का मतलब ये है, कायिक जनन हेडिंग डाल लेंगे। कायिक जनन का मतलब क्या होता है लिख लेंगे कि जब जड़, तना और पत्तियों से नए पौधे का निर्माण होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन दो प्रकार के होते हैं, ये लिख लेना है। कायिक जनन दो प्रकार का कौन कौन सा होता है, तो प्राकृतिक कायिक जनन होता है और कृत्रिम कायिक जनन होता है। प्राकृतिक मतलब जो खुद से उत्पन्न हो जाए, खुद से नए पौधे का निर्माण कर ले, किससे, जड़, तना और पत्तियों से, तो उसको हम लोग प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। लेकिन जब इंसानों द्वारा, जब मानव द्वारा जड़ से, तना से या पत्तियों से नए पौधे का निर्माण किया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। उसे हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। ये दो प्रकार का कायिक जनन होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, प्राकृतिक कायिक जनन की चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो प्राकृतिक कायिक जनन का अगर बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक कायिक जनन में सबसे पहले तना के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ताना के बारे में पढ़ेंगे। और ताना कौन सा, किस प्रकार का ताना, तो भूमिगत ताना के बारे में जानेंगे। तो देखो, भूमिगत ताना हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, भूमिगत ताना में क्या क्या चीजें आता है, भूमिगत ताना का एग्जाम्पल क्या होता है उसको लिखना है, ना कि इसका डिफिनीशन वगैरह लिखना है। तो भूमिगत ताना का अगर बात करेंगे तो भूमिगत ताना में क्या क्या आता है तो उसको लिखते चलना है। तो सबसे पहले जो आलू होता है, तो आलू आज के बाद जान लीजिए कि आलू क्या होता है, तना होता है। पेड़ का कौन सा हिस्सा होता है, आलू। तना होता है, कहीं पर पूछ सकता है कि इसमें से तना कौन है, तो ये आलू क्या होता है, तना होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। और कैसा तना होता है, तो भूमिगत, ये भूमि के अंदर रहता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें लिख लेना है, आलू। दूसरा, अगर हम लोग भूमिगत तना का बात करेंगे तो अदरक और हल्दी। जो अदरक हम लोग खाते हैं और जो हल्दी खाते हैं, ये भी क्या होता है, तना होता है। ये भी हम लोग किसको खाते हैं, तना को खाते हैं। तो ये भी तना होता है, ये भी भूमि के अंदर रहता है, अदरक और हल्दी। तो ये भी एग्जाम्पल में लिखते चलना है, अदरक और हल्दी, ये भी क्या है, भूमिगत तना है। और भी कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं भूमिगत तना का, अरवी, केसर, ये सब कम पूछता है, जिमीकंद, वंडा, ये सब के सब क्या है, भूमिगत ताना होता है। कुछ हिस्सा हम लोग जानते हैं, कुछ के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। प्याज तो जानते ही है, प्याज भी भूमिगत ताना होता है। प्याज भी क्या होता है, भूमिगत ताना होता है। तो प्याज हो गया भूमिगत ताना। रजनीगंधा, ये भी भूमिगत ताना होता है। लहसुन, ये सब जो भी हम लोग खाते हैं ये सब के सब क्या होता है, ताना होता है। और कैसा ताना होता है, तो भूमिगत तना होता है। ये सब बात ध्यान में रखना है कि ये सब कैसे तना होता है, तो भूमिगत तना होता है। एक और एक तना का दूसरा प्रकार होता है जो बी नंबर करके दिया हुआ है, अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय का मतलब कि आधा वायु में रहेगा, आधा अंदर रहेगा। आधा कहाँ पे रहेगा, वायु के में रहेगा, मतलब क्या बोल सकते हैं, मिट्टी के बाहर रहेगा आधा, और आधा मिट्टी के अंदर रहेगा। इसका एग्जाम्पल का बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल दूब होता है। दूब में ऐसा देखने को मिलता है, दूब वाला जो घास होता है। खट्टी बूटी, ये भी होता है। सिलेंटेला होता है, शकरकंद होता है। तो ये सब क्या होता है, अर्धवायवीय तना होते हैं। ये भी सब तना ही होता है। दूब हो गया, खट्टी बूटी हो गया, सिलेंटेला हो गया, शकरकंद हो गया, तो ये सब के सब अर्धवायवीय तना होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। ये अर्धवायवीय तना का एग्जाम्पल या उदाहरण देकर लिख सकते हैं। अर्धवायवीय तना का एग्जाम्पल या उदाहरण देकर लिख सकते हैं। कुछ हम लोग भू स्तरीय के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगर भू स्तरीय, नहीं इसको छोड़ देते हैं, चलिए। अगर भूमि का तना, अर्धवायवीय तना और भी होता है, तो केला भी आता है। केला का जो नीचे का हिस्सा होता है, तो इसको एग्जाम्पल में छोड़ सकते हैं। चलिए, इतना लिखने की जरूरत नहीं।
देखो, एक होता है भू अस्तारिका, ये भी ताना का ही नहीं, ये ताना का हिस्सा शायद नहीं है। भू अस्तारिका ये 3 नंबर नहीं, इसी का पार्ट दिया है 1 2 3, हटाइए इसको, चलते हैं आगे। अब आगे जो है जड़ के बारे में पढ़ना। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ताना के बारे में। ताना में मेन प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, आलू, ये सब के सब क्या होता है? ताना होता है। जड़ का हम लोग बात करेंगे तो जड़ में क्या क्या आ जाता है? तो जड़ में हम लोग शकरकंद हो गया, सतावर हो गया, रहेलिया हो गया, ये सब जड़ में आता है। ये सब का जड़ से हम लोग क्या होता है? नए पौधे का निर्माण होता है। इस बात को समझिएगा, इसके जड़ से क्या होता है? नए पौधे का निर्माण होता है। तीसरा विधि यहाँ पे दिया हुआ है रोपण। अब देखो, ये जो रोपण होता है ना, ये इंसानों के द्वारा किया जाता है। ये जो रोपण होता है, रोपण विधि, ये इंसानों के द्वारा किया जाता है। ये कैसे किया जाता है? तो मान लो कि यहाँ पर नींबू या सेब या आम के पौधों में ये रोपण का विधि अपनाया जाता है। नींबू हो या सेब हो या आम हो, इसके पौधों में रोपण का विधि अपनाया जाता है। इस बात को समझिएगा। इसमें हम लोग रोपण का विधि अपनाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? रोपण की विधि से नए नए किस्म के पौधे का निर्माण करते, अच्छे किस्म के पौधे का निर्माण करते क्या है? इसमें 2 पौधों को जोड़ने का काम करते हैं। 2 पौधों को क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर देख रहे आप, ये एक पौधे का हिस्सा है, मतलब 2 पौधे का आम का ही होना चाहिए, या 2 पौधे का नींबू का ही होना चाहिए, या 2 पौधा सेब का ही होना चाहिए। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये मान लेते हैं कि जड़ से कनेक्टेड है। जो नीचे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, थोड़ा सा हम उसको ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको इंग्लिश में ग्राफ्टिंग कहते हैं रोपण को। ये नीचे वाला हिस्सा है, ये जड़ से कनेक्टेड है, और ये ऊपर वाला हिस्सा को काट दिया गया है, और ये दूसरे आम का पौधा का हिस्सा है। ये भी मान लेते हैं कि आम का ही है। ये आम का है, एक पौधे का आम का है, और ये दूसरे आम के पौधे का हिस्सा लिए हैं। और कर क्या रहे? ये दोनों को एक दूसरे से जोड़ रहे। एक दूसरे से जोड़ कैसे रहे? यहाँ पर देख कर कट करके एक फोल्ड किया गया है, और इसको ऐसे तिरछा काट के इसके अंदर क्या कर दिया जा रहा है? प्रतिरोपण कर दिया जा रहा है। इसके अंदर क्या कर दिया जा रहा है? प्रतिरोपण कर दिया जा रहा है। और ये दूसरे आम का पौधा है, और ये दूसरे आम का पौधा है, और एक दूसरे से देख रहे हैं यहाँ पे कनेक्ट करके इसको मिट्टी लेप कर, इसमें मिट्टी लेप कर क्या करते हैं? इसको हम लोग बांध देते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं? बांध देते हैं। बांध देने के बाद कुछ दिन के बाद ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, और यहाँ से तना निकलना शुरू हो जाता है। तो नए तने का यहाँ पर निर्माण होना शुरू हो जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धरोप, इसको रोपण कहते हैं हम लोग। इससे क्या फायदा होता है? मान लेते कि जो नीचे वाला हिस्सा जो लगाए है, ये ऐसा आम का पौधा है, जो आम खाने में क्या है? खट्टा है, लेकिन संख्या इसमें बहुत ज़्यादा आम उगता है। इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा आमों, मतलब जो इसमें फलता है आम, इसमें आमों की संख्या क्या होता है? ज़्यादा होता है। जो ऊपर वाला आम का हिस्सा है, मान लेते हैं कि ये इसमें ऐसा गुण है कि आम की संख्या तो कम होता है, लेकिन खाने में क्या लगता है? मीठा लगता है। इसलिए अगर हम दोनों को कनेक्ट कर देते हैं तो हम लोगों के पास 4 संभावना उत्पन्न होता है। अगर दोनों को कनेक्ट करके नए पौधे का जो आम का निर्माण करे, 4 संभावना उत्पन्न होता है। एक में हम बोले कि हो सकता है कि जो आम का पौधा हो वो मीठा हो जाए, और उस पर ज़्यादा आम भी फलना क्या हो जाए? शुरू हो जाए। यह हो सकता है कि आम का जो पौधा हो मीठा रहे या कम ही आम फले। यह हो सकता है आम का पौधा कम फले और ये क्या हो जाए? खट्टा हो जाए। यह हो सकता है आम का पौधा खट्टा भी हो जाए और ज़्यादा फले। ये चारों संभावना उत्पन्न हो सकता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हमको ऐसा संभावना उत्पन्न यहाँ पर हो गया कि इस पौधा से मीठा आम प्राप्त हो रहा है, और साथ साथ क्या हो रहा है? मीठा आम प्राप्त हो रहा है, और साथ साथ संख्या भी क्या हो गया? बढ़ गया। तो इस तरह से हम एक क्या किए? नए किस्म का आम का पौधा का निर्माण कर लिए, जिसमें हम क्या देखने को मिलेगा कि आम भी ज़्यादा फल रहा है और सबके सब मीठा भी हो रहा है। तो ये रोपण के सिद्धांत से हम लोग ऐसा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है।
तो रोपण के बारे में थोड़ा बहुत अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि इस विधि में पौधे के नई किस्में बनाई जा सकती है। इनके दो अलग अलग पौधे के भागों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और जोड़कर नए पौधे का निर्माण करते हैं। बस इतना लिख लेना है, जोड़ देते हैं, यहाँ तक लिखना है, जोड़ देते हैं, उससे नए पौधे का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया आम, नींबू, सेब आदि में अपनाई जाती है। यह प्रक्रिया आम, नींबू, सेब आदि में अपनाई जाती है। इतना इसमें लिख लेना है रोपण में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सूक्ष्म प्रवर्धन, जो कि बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार देखने को मिलता है। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है? इसमें बेसिकली क्या जाता है, इसमें एक पौधे से हजारों पौधे का निर्माण किया जाता है। ये देखिए बहुत बड़ा लंबा चीज़ है, तो इसको अगर लिख के रखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तरीका को ध्यान में रखना है कि हम क्या बोल रहे हैं, उस तरीका को ध्यान में रखना है और अपने से उसको बनाकर 4-10 लाइन 5 लाइन अपने से लिख लेना है। बार बार सुनना है, सुन कर उस अपने भाषा में बनाकर लिख लेना है। इस बात को समझना है। सबसे पहले इसमें काम क्या करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे कि हम किसी एक पौधे से हम हजारों पौधे का निर्माण करते हैं। एक पौधे से हजारों पौधे का निर्माण करते हैं। इसके लिए हम पौधे के एक ऊतक को काटते हैं। पौधे के एक ऊतक को काट लेते हैं। काट लेने के बाद उस पौधे के ऊतक को संवर्धन माध्यम में रखते हैं। थोड़ा सा बात को समझ लेते हैं। संवर्धन माध्यम में रखते हैं और उसमें उसका सारा पोषक पदार्थ उपलब्ध होता है और उसमें उसके सारे पोषक पदार्थ उपलब्ध होता है, जिससे ऊतक का वृद्धि हो सके। धीरे धीरे ये ऊतक का वृद्धि होकर उसमें गुच्छे बन जाते हैं। धीरे धीरे उसमें ऊतक का वृद्धि होकर कोशिकाओं का गुच्छे बन जाते हैं। किसका? कोशिकाओं का गुच्छे बन जाते हैं। गुच्छक बनने के बाद उसको हम क्या करते हैं कि जब उसमें छोटे छोटे बहुत सारे कोशिका बन जाते हैं, जब उसमें छोटे छोटे बहुत सारे कोशिकाएं का निर्माण हो जाते हैं, तो उसको हम लोग एक अलग माध्यम में लेके आते हैं जहाँ पे वो वृद्धि कर सके। एक अलग माध्यम में लेके आते हैं जहाँ पे वो वृद्धि कर सके और वृद्धि करके नन्हे नन्हे पौधे का विकास होना शुरू हो जाता है। नन्हे पौधे का विकास होना शुरू हो जाता है और उसमें बहुत सारे पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक पौधे से क्या कर रहे, अनेक पौधे का निर्माण कर रहे हैं। इसी को हम लोग सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। एक पौधे से अनेक पौधे का निर्माण कर रहे हैं, इसी को हम लोग सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। बात को समझिएगा, हम लोग अब यहाँ पे इतना लिखना था। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक पौधा का तना लिए, इससे एक ऊतक काट के निकाल लिए। क्या किए, एक ऊतक काट के निकाल लिए और इसके एक ऐसे माध्यम में रख दिए जहाँ पे ऊतक को जितना भी पोषक पदार्थ की आवश्यकता है, सारा पोषक पदार्थ उसको मिल सके। और इसमें ये वृद्धि कर करके बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। क्या करता है, धीरे धीरे इसमें बहुत सारे कोशिकाओं का, एक ऊतक बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। तब इसको ऐसा स्थान पर ले जाते हैं, मान लो कि इसको मिट्टी वाला सतह पर ले जाएंगे जहाँ पर ये धीरे धीरे क्या होने लगे, पौधे का निर्माण होने लगे। तो इसको एक मिट्टी वाले सतह पर ले जाके छोड़ देते हैं। मिट्टी से उर्वरकता लेकर ये क्या होने लगता है, छोटे छोटे पौधे बनने लगता है और ये इसका संख्या हजारों में होता है। जब ये छोटे छोटे पौधे का निर्माण होता है तो यहाँ से उखाड़ के हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगहों पे इसका प्रतिरोपण कर देते हैं, लगा देते हैं। इससे क्या हो जाता है कि एक पौधे से हम लोग क्या करते हैं, हजारों पौधे का, एक ऊतक से हम लोग हजारों पौधे का निर्माण कर लेते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। तो सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। अगर इसका महत्व लिखना चाहते हैं, कायिक प्रवर्धन का आर्थिक महत्व क्या होता है, कायिक प्रवर्धन, अच्छा सूक्ष्म प्रवर्धन को ही हम लोग कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं
कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन को ही हम लोग कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। तो कभी कभी कायिक प्रवर्धन भी लिखा रहेगा और सूक्ष्म प्रवर्धन भी लिखा रहेगा, ठीक। इसी को हम लोग कायिक प्रवर्धन, इसका हम लोग महत्व को लिखना चाहते हो तो नोट में लिख सकते हो। यह प्रवर्धन सस्ती और आसान विधि होता है। वृद्धि तीव्रता से होती है, तेजी से होता है, बहुत सारे फल से, मतलब ये 3-4 पॉइंट इसका लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक। 4 को कम से कम लिख सकते हैं इसका महत्व में, और बाकी कुछ नहीं। तो अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे ये सब के सब अलैंगिक जनन का हिस्सा हम लोग पढ़ रहे थे, सबके सब अलैंगिक जनन का हिस्सा पढ़ रहे थे। अब कुछ हम लोग लैंगिक जनन के बारे में जान लेते हैं। लैंगिक जनन के बारे में लिखना नहीं है, या बहुत सारा इसमें चीज़ें दिया हुआ उसको पढ़ना नहीं, हम लोग आगे चैप्टर में हम लोग लैंगिक जनन के बारे में चर्चा करेंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे जान लेते हैं लैंगिक जनन के प्रक्रिया के बारे में। लैंगिक जनन का मतलब ये होता है इसमें जनक जो होते हैं नर और मादा होते हैं, जो युग्मक बनाते हैं, और वही युग्मक बनने से क्या होता है, एक नए जीवों का निर्माण होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इस प्रक्रिया में नर तथा मादा का युग्मक बनता है, नर तथा मादा का युग्मक बनता है, और दोनों युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज का निर्माण करता है, जिससे एक नए जीव का निर्माण हो जाता है, इसी को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। तो आप इतना डेफिनेशन इसमें लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। अब देखो, जब हम लोग नर और मादा का बात करते हैं तो वैसा जीव जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं उसको हम लोग द्विलिंगी जीव कहते हैं। जिसमें नर और मादा युग्मक एक ही जीव के अंदर में होता है, नर और मादा युग्मक एक ही जीव के अंदर में होता है, उसको हम लोग एक लिंगी जीव कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है, आगे बहुत बार ये आएगा। तो अगर याद नहीं रहेगा तो इसको डिक्टेशन के रूप में यहाँ से यहाँ तक कॉपी में लिख के रखना है कि द्विलिंगी जीव उसको कहते हैं, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म उसको कहते हैं जिसमें नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है, और इसे द्विलिंगी एक ही जीव द्वारा, सॉरी हम थोड़ा गलत बोल दिए। जब एक ही जीव द्वारा दोनों का निर्माण, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों बने, जब एक ही जीव द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों बने तो उसको हम लोग द्विलिंगी जीव कहते हैं। यदि नर और मादा युग्मक का निर्माण दो अलग अलग जीवों में होता है तो उसको हम लोग एक लिंगी जीव कहते हैं। जैसे हम लोगों में नर और मादा युग्मक अलग अलग पड़ता है, नर में नर युग्मक बनता है, मादा में मादा युग्मक बनता है, तो हम लोग एक लिंगी जीव, ठीक। कुत्ता बिल्ली ये सब क्या है, सबके सब एक लिंगी जीव है। द्विलिंगी जीव ज़्यादातर पेड़ पौधों में देखने को मिलता है, या सूक्ष्म जीवों में देखने को मिलता है। हाँ, केचुआ होता है उसमें वो द्विलिंगी जीव होता है, उसमें नर युग्मक मादा युग्मक एक ही के शरीर में बनता है। देखिए यहाँ जंगली को जाके आपने दिया मंगवा होगा या अच्छा, इसको थोड़ा सा पॉइंट को, कुछ जंतुओं में मनुष्य जन्म अवस्था में प्रारंभ होने वाले द्विलिंगी लैंगिक लक्षणों का विकास होती है। नॉन प्राइमेट्स स्तनधारी जैसे गाय भैंस कुत्ता बिल्ली के दौरान चक्रीय परिवर्तन होता है, जिसे हम लोग मादा चक्र कहते हैं। जबकि प्राइमेट जैसे बंदर एम्स, देखो दो प्रकार के, जो एक ऋतुस्राव होता है जिसको हम लोग पीरियड भी बोलते हैं आम भाषा में, तो ये दो प्रकार के देखने को मिलता है। एक होता है नॉन प्राइमेट्स और दूसरा होता है प्राइमेट्स। ये कहीं पर पूछ भी लेता है, तो इसलिए ध्यान में रखना। तो नॉन प्राइमेट्स किस जीव में देखने को मिलता है, तो नॉन प्राइमेट्स जीव का एग्जाम्पल याद रखना है, इसको नोट करके या डॉट करके लिख लेना है। नॉन प्राइमेट जो जीव होते हैं कौन कौन से होते हैं, गाय होते हैं, भैंस होते हैं, भेड़ होते हैं, ये भेड़ लिखा हुआ है,
चूहा, कुत्ता, हिरन, ये सब के सब क्या होते हैं, नॉन प्राइमेट होते हैं। और इनमें जो मासिक चक्र होता है, चक्रीय परिवर्तन होता है, उसको हम लोग मध्य चक्र कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मध्य चक्र कहते हैं। जबकि प्राइमेट उसको बोलते हैं जैसे बंदर में, एप्स में, मनुष्य में, ये सब में, तो इसको हम लोग ऋतुस्राव कहते हैं। तो दोनों में नाम में अंतर होता सेम ही चीज़ है, लेकिन इसको हम लोग नॉन प्राइमेटस कहते हैं, इसको हम लोग प्राइमेटस कहते हैं। तो ये दोनों को नोट डाउन करके पूरा ये टर्म लिख लेना है, ये कभी कभी पूछता है। देखो, जो इसमें लैंगिक जनन होता है, तो लैंगिक जनन में 3 घटनाएं देखने को मिलता है। एक निषेचन पूर्व घटनाएं होता है, दूसरा निषेचन होता है, तीसरा निषेचन पाश्च घटनाएं होता है। 3 प्रकार की घटनाएं हम लोग को देखने को मिलता है, निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पाश्च घटनाएं। तो निषेचन के पूर्व क्या होता है? निषेचन का मतलब होता है जब दोनों का युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक, निषेचन के पहले और निषेचन के बाद में जो घटनाएं होता है उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। निषेचन के पूर्व की घटना का अगर बात करेंगे, निषेचन के पूर्व पहले क्या होता है, तो युग्म जनन का मतलब होता है युग्मक का निर्माण। युग्म जनन का मतलब क्या होता है, युग्मक का निर्माण। तो जब नर युग्मक मादा युग्मक निर्माण होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, युग्म जनन कहते हैं। तो निषेचन के पूरे घटना है, तो सबसे पहले हेडिंग में लिख लेना है लैंगिक जनन की घटना है। लैंगिक घटनाएं में 3 लिख लेना है, निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन, तीसरा होता है निषेचन पाश्च घटनाएं, मतलब निषेचन के बाद का घटना। ठीक है, ये तीनों लिख लेना है। तब जब सबसे पहले हम लोग लिखना है निषेचन के पूर्व घटनाएं कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले क्या बनता है, तो युग्म जनन होता है। युग्म जनन का मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक के निर्माण को ही युग्म जनन कहते हैं। तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं। जो युग्म जनन होता है, जो युग्मक बनता है वो हमेशा अगुणित होता है। हमेशा क्या होता है, अगुणित कोशिकाएं होता है। देखो, अगुणित कोशिकाएं का मतलब क्या होता है, तो अगुणित कोशिका का मतलब होता है जब उस कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाए, आधी हो जाए। अगुणित कोशिकाएं का मतलब होता है जब उस कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाए, आधी हो जाए, तो उसको हम लोग अगुणित कोशिकाएं कहते हैं। जैसे हम लोग के शरीर में कितना गुणसूत्र होता है, 46 होता है। लेकिन जब हम लोग को जो युग्मक बनता है, नर युग्मक और मादा युग्मक बनता है, तो उसमें गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाता है, 23 हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अयुग्मित कोशिकाएं कहते हैं। अयुग्मित कोशिकाएं कहते हैं। देखो, कुछ टर्म आता है, एक होता है सम युग्मक और एक होता है विषम युग्मक। दोनों टर्म याद रख सकते हैं। तो सम युग्मक का डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। सम युग्मक का मतलब क्या होता है, तो सम युग्म में सब डॉट कर करके लिख सकते हैं, ये भी डॉट करके लिख सकते हैं। ठीक, तो सम युग्मक का मतलब होता है जब शैवालों में ये देखने को मिलता है, नर और मादा युग्मक दोनों क्या एक दूसरे के समान दिखाई दे, दोनों एक दूसरे के जब समान दिखाई देता है तो उसको हम लोग सम युग्मक कहते हैं। जब दोनों एक दूसरे के, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक दूसरे के समान आकृति बनाता है तो उसको हम लोग सम युग्मक कहते हैं। लेकिन विषम युग्मक क्या हो जाता है, जब अलैंगिक जनन के दौरान जीवों के आकृति रूप में 2 प्रकार के युग्मकों का निर्माण इनके नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु होते हैं, अवस्था विषम युग्मकी कहलाता है। अब देखो, इसमें एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, तो इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं। विषम युग्मक में लिख लेना है जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक, नर युग्मक मादा युग्मक दोनों एक दूसरे के समान न हो, दोनों एक दूसरे के समान न हो, आकार में दोनों एक दूसरे के समान न हो, तो उसे हम लोग विषम युग्मक कहते हैं। उसे हम लोग विषम युग्मक कहते हैं। जब दोनों युग्मक एक दूसरे के समान न हो तो उसे हम लोग विषम युग्मक कहते हैं। आकार में समान न हो तो उसे हम लोग विषम युग्मक कहते हैं। इसको लिखने की जरूरत नहीं। लिंगिकी, द्विलिंगिकी दिया हुआ है, वही जो एक लिंगी और द्विलिंगी होता है उसी को हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है। कौन एक लिंगी होता है, कौन द्विलिंगी होता है। हाँ, एक चीज कर सकते हैं, द्विलिंगी जीव लिख सकते हैं। द्विलिंगी जीव डॉट करके लिख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है। द्विलिंगी जीव अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें दोनों पाया जाता है, नर युग्मक मादा युग्मक। लीच होता है, केचुआ होता है, और क्या होता है, स्पर्म होता है, लिवर फ्लग होता है। तो ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं।
एक लिंगी का एग्जाम्पल अगर बात करेंगे तो ये सब होता है, तिलचट्टा होता है, गाय होता है, कुत्ता होता है, चीता होता है, मनुष्य होता है। तो ये एक लिंगी जीव होता है जिसमें या तो नर युग्मक और मादा युग्मक क्या होता है, दोनों अलग अलग बनते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों अलग अलग बनते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। ये द्विपुष्प और एक पुष्प पौधा भी होता है, उसमें भी द्विलिंगी पुष्प होता है और एक लिंगी पुष्प होता है। तो अगर पुष्प का बात करेंगे तो दो चीज होता था, पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर और स्त्री केसर। जिस पुष्प में, पुष्प मतलब क्या होता है, पुष्प मतलब होता है, पुष्प मतलब क्या होता है, तो पुष्प मतलब होता है फूल। तो जिस फूल में, जिस पौधे के फूल में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होता है तो उसको हम लोग द्विलिंगी कहते हैं। लेकिन जिस फूल में स्त्री केसर हो या सिर्फ पुंकेसर हो तो उसको हम लोग एक लिंगी पुष्प कहते हैं। ठीक, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या होता है, जब युग्मक बन जाता है तो युग्मक का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण का मतलब होता है अपने जगह से एक जगह दूसरे जगह जाना, और दोनों आपस में मिलने के ही हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं निषेचन। दो युग्मकों का संयुग्मन प्रक्रिया में युग्मनज संलयन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप द्वियुग्मक युग्मनज का निर्माण होता है। तो वही चीज बताए थे, युग्मक, दोनों युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मनज बनता है। और ये क्या होता है, द्विगुणित होता है। अभी अर्धगुणित हम लोग देखे थे। द्विगुणित मतलब गुणसूत्र की संख्या जितना चाहिए उतना है, तो उसको हम लोग द्विगुणित कहते थे। दोनों अर्धगुणित मिलकर फिर से ये द्विगुणित का निर्माण कर लेता है, और दोनों युग्मक मिलने के बाद जो बनता है उसको हम लोग युग्मनज कहते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। देखो, एक टर्म आएगा अनिषेक जनन, एक टर्म आएगा अनिषेक जनन। अनिषेक जनन उसको कहते हैं जब बिना मादा युग्मक और नर युग्मक के निर्माण के ही क्या होता है, निषेचन का घटना हो जाता है। निषेचन की घटना बिना नर युग्मक और मादा युग्मक के निर्माण होने लगता है, और होने के बाद जाती है बिना मिले ही क्या होता है, शायद यही चीज़ है ना, मधुमक्खी और में छोटी पक्षी में बिना निषेचन का, बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से नर जीव का निर्माण हो जाता है। मादा युग्मक से क्या हो जाता है, नर जीव का निर्माण हो जाता है बिना निषेचन के ही। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, दो प्रकार के निषेचन ये पढ़ते हैं हम लोग, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। तो बाह्य निषेचन क्या होता है, जब नर युग्मक मादा युग्मक के शरीर में के बाह्य निषेचन कहते हैं जब नर युग्मक मादा युग्मक दोनों आपस में, नर युग्मक और मादा युग्मक, अच्छा लिख लेते हैं डेफिनेशन, बाह्य निषेचन हेडिंग डाल देना है, ठीक, लिख लेना। जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक मादा के शरीर के कहीं बाहर में मिलता है, कहीं बाहर में मिलता है, उसे हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। उसे हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे शैवाल मछली, जैसे शैवाल मछलियों में ऐसा होता है, जैसे शैवाल मछली तथा उभयचर प्राणियों में होता है। जैसे में लिख लेना है, शैवाल मछली तथा उभयचर प्राणियों में होता है। उभयचर किसको बोलते हैं, तो उस जीव को जो जल में भी रहता है और पानी में भी रहता है। तो ये सब में क्या देखने को मिलता है, ज़्यादातर बाह्य निषेचन ही देखने को मिलता है। आंतरिक निषेचन, जब नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मादा के शरीर के अंदर मिलता है, जब नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मादा के शरीर के अंदर मिलता है, उसे हम लोग आंतरिक निषेचन कहते हैं। उसे हम लोग आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे सरीसृप जो रेंगता चलता है, पक्षी हो गया, स्तनधारी जीव जो जिसमें हम लोग आते हैं, कौवा आ गया, पादप आ गया, ये सब में आंतरिक निषेचन देखने को मिलता है। निषेचन के जो बाद की घटनाएं होता है, तो निषेचन के बाद की घटनाएं क्या बनता है, सबसे पहले युग्मनज बनता है, भ्रूणोद्भव बनता है, अंड प्रजक प्राणी। अच्छा, ये दो चीज़ें होता है, दो चीज़ें लिख लेना, इसका डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है कि निषेचन के बाद की घटनाएं हेडिंग डाल के युग्मनज और भ्रूण का निर्माण होता है, तो उसको हम लोग भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूण का निर्माण की प्रक्रिया हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, कभी लिख के छोड़ देना।
देखो, दो प्रकार के प्राणी देखने को मिलता है। एक होता है अंडप्रजक, जिसको इंग्लिश में हम लोग ओविपोरस कहते हैं। एक होता है सजीव प्रजक, एक होता है सजीव प्रजक, जिसको विविपोरस कहते हैं, विविपोरस कहते हैं। तो अंडप्रजक, अंडप्रजक हेडिंग डाल के लिख लेना है। जो जीव जो जीव अंडे देते हैं उसे हम लोग अंडप्रजक कहते हैं, उसे हम लोग अंडप्रजक कहते हैं। दूसरा लिखना है सजीव प्रजक। वैसे जीव जो सीधे शिशु का जन्म देते हैं, जो सीधे शिशु का जन्म देते हैं, उसे सजीव प्रजक कहते हैं, उसे सजीव प्रजक कहते हैं, उसे सजीव प्रजक कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। जितना भी शॉर्ट नोट बताए, शॉर्ट नोट कॉपी में लिख के रखना है। सभी को कुछ ना कुछ शॉर्ट नोट लिख के रखना है, रिवीजन करने में मदद करेगा। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है। जितना भी हम लिखवा बोले लिखने के लिए, वो सब के पास नोट्स होना चाहिए बायोलॉजी का। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।